हॉलीवुड गोल्ड सिनेमा प्रेजेंट्स सेंटीग्रेड। इस फिल्म की कहानी सन 2002 में घटी एक सत्य घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत में एक एसयूवी कार में सोते हुए एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम नयोमी और मैथ्यू होता है। नयोमी एक राइटर होती है और ये दोनों नॉर्वे में एक बुक साइनिंग इवेंट से लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में बर्फीला तूफान शुरू हो गया था। इसलिए मैथ्यू ने कार को सड़क के किनारे पार्क कर लिया था और तूफान के थमने का इंतजार कर रहे थे। और जब काफी देर तक तूफान नहीं रुका तो ये दोनों कार में ही सो गए थे। अब सुबह होने पर नयोमी की आंख खुलती है। वह देखती है कि गाड़ी के शीशों पर बर्फ जमी हुई है। वह कार के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वह मैथ्यू को जगाती है और उसे बताती है कि कार का दरवाजा नहीं खुल रहा है। मैथ्यू अपनी तरफ के डोर को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो भी नहीं खुलता। वह नयोमी से कहता है, घबराओ मत, बस थोड़ी सी बर्फ जम गई होगी, इंजन को चालू करने पर गर्म होकर पिघल जाएगी। वह कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। इसके बाद वह कार के पीछे वाली सीट्स पे जाता है और पीछे वाले दरवाजों को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो भी नहीं खुलते। इससे नयोमी अपसेट हो जाती है और कहती है, मैंने कहा था कि हमें ड्राइव करते रहना चाहिए जब तक कोई गांव या होटल नहीं आ जाता, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए था। मैथ्यू कहता है, लेकिन रात के समय में ऐसे बर्फीले तूफान में ड्राइव करना पॉसिबल नहीं था, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। नयोमी बैग से अपना फोन निकालती है लेकिन उसमें सिग्नल नहीं होता और ऊपर से बैटरी भी बस आधी ही रह गई थी। नयोमी कहती है कि हमें गाड़ी के शीशे तोड़कर बाहर निकलना चाहिए। इस पर मैथ्यू कहता है, हमें बाहर के मौसम के बारे में नहीं पता, अगर अब भी तूफान चल रहा होगा तो हम 1 घंटे से ज्यादा उसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे और अगर गाड़ी का शीशा एक बार टूट गया तो गाड़ी के अंदर ठंड बढ़ने लगेगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम गाड़ी के अंदर रहकर ही किसी के आने का इंतजार करें। इनके पास खाना, पानी और कुछ कैंडल्स होती हैं जिसके सहारे इनके 3 दिन आसानी से गुजर जाते हैं। नयोमी गाड़ी के अंदर नहीं रुकना चाहती थी लेकिन मैथ्यू की वजह से वह कुछ नहीं कर पा रही थी। मैथ्यू गाड़ी के अंदर ही रहने पर इसलिए जोर दे रहा था क्योंकि नयोमी 8 महीने से प्रेग्नेंट थी और वह उसको बाहर के तूफानी मौसम में ले जाकर रिस्क को बढ़ाना नहीं चाहता था। मैथ्यू आगे वाली सीट पर सो रहा होता है और नयोमी पीछे वाली सीट पर बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिख रही होती है। तभी मैथ्यू की आंख खुलती है और उसके हाथ लगने की वजह से पानी की बोतल गिर जाती है जिससे काफी सारा पानी बर्बाद हो जाता है। इससे मैथ्यू को गुस्सा आ जाता है और वह नयोमी पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें बोतल का ढक्कन ठीक से बंद करना चाहिए था, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इनके बिना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन तुरंत ही वह नयोमी से अपने इस बर्ताव के लिए माफी मांग लेता है और इसी तरह से ये दोनों एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए मदद के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी इन्हें अपनी कार की छत पर किसी के कदमों की आवाज आती है। ये जोर जोर से छत को बजाते हुए चिल्लाने लगते हैं। इससे वह कदमों की आवाज इनसे दूर चली जाती है और ये समझ जाते हैं कि ये कोई जंगली जानवर था और ये फिर से निराश हो जाते हैं। मैथ्यू कैंडल को जलाकर विंडो के पास की बर्फ को पिघलाने लगता है ताकि वह विंडो के गिलास को डाउन करके थोड़े पीने के पानी का जुगाड़ कर सके और काफी देर की मेहनत के बाद वह खिड़की को थोड़ा सा खोल भी लेता है। वहीं दूसरी तरफ नयोमी अपने फोन को छेड़ रही होती है। तभी वह नोटिस करती है कि उसके फोन में सिग्नल आ गया है और वह तुरंत ही अपने डैड को कॉल करती है। जैसे उसका डैड फोन उठाता है, नयोमी उसको अपने हालात और लोकेशन के बारे में बताने के बजाय फूट फूट कर रोने लगती है। मैथ्यू समझदारी से काम लेता है और उससे फोन को मांगता है ताकि वह उन्हें मदद के लिए बुला सके। लेकिन मैथ्यू के बार बार फोन मांगने पर भी नयोमी उसे फोन नहीं देती। तभी फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और फोन स्विच ऑफ हो जाता है। इस तरह से उनके हाथ से ये मौका निकल जाता है और वो दोनों फिर से निराश हो जाते हैं और इस तरीके से 2 दिन और गुजर जाते हैं। नयोमी कहती है कि हमें गाड़ी के शीशे को तोड़कर बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन मैथ्यू नयोमी की इस बात से सहमत नहीं होता। वह कहता है कि हो सकता है कि तूफान अभी भी चल रहा हो, इस हालत में तुम 2 कदम भी नहीं चल पाओगी। नयोमी को मैथ्यू की बात माननी पड़ती है और इस समय उनका खाना भी लगभग खत्म ही होने वाला था और इस तरीके से गाड़ी के अंदर उनके 11 दिन बीत जाते हैं। नयोमी मैथ्यू से कहती है कि मैं अपना आखिरी अलविदा लेटर लिखना चाहती हूँ ताकि जब हमारी डेड बॉडी किसी को मिले तो वो लेटर हमारे अपनों तक पहुँच जाए। इस पर मैथ्यू उसे डांटता है और कहता है कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हम यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। तभी इन्हें बाहर एक ट्रक की आवाज सुनाई देती है। ये बर्फ को हटाकर रोड को क्लियर करने वाला ट्रक था। ये दोनों मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं लेकिन ट्रक के अंदर बैठा हुआ ड्राइवर इनकी आवाज नहीं सुन पाता और यहाँ से चला जाता है। इससे मैथ्यू बुरे तरीके से टूट जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नयोमी उसको संभालती है और उसका हौसला बढ़ाती है और इस तरीके से गाड़ी के अंदर इनके 15 दिन बीत जाते हैं। इनका खाना और पानी भी पहले ही खत्म
खत्म हो चुका था। अब नियोमी की हालत बिगड़ने लगती है, उसे लेबर पेन होने लगता है। मैथ्यू उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, हम बेबी को कुछ नहीं होने देंगे। और मैथ्यू की मदद से नियोमी एक बेबी गर्ल को जन्म देती है, जिसका नाम ये ओलिविया रखते हैं, जिसका मतलब होता है उम्मीद। यानी कि इनकी लाइफ में इस बेबी के आने की वजह से इनके जीने की उम्मीदें बढ़ गई थी। ये दोनों बेबी की अच्छे से देखभाल करते हैं, उसे ठंड से बचा कर रखते हैं, लेकिन इस समय तक उनका सारा खाना और पानी खत्म हो चुका था। ये दोनों खिड़की के पास वाली बर्फ को तोड़कर खाते हैं और उसको पिघलाकर उसी को पीते हैं। अब इन्हें गाड़ी में 20 दिन हो चुके हैं। खिड़की के खुलने की वजह से गाड़ी में ठंड बढ़ जाती है। मैथ्यू अपनी जैकेट उतारकर ओलिविया को ढकने के लिए दे देता है, लेकिन इससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। अपनी फैमिली के लिए मैथ्यू सब कुछ सहन करता है और उसी हालत में सो जाता है। अगली सुबह जब नाओमी की आंख खुलती है तो वह देखती है कि मैथ्यू अभी भी सो रहा था। वह मैथ्यू को उठाती है, लेकिन वह टस से मस नहीं होता क्योंकि मैथ्यू की सांसें थम चुकी थी। मैथ्यू की मौत से नाओमी पूरे तरीके से टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। अब उसके पास बस ओलिविया बची थी और उसके लिए उसे जीना होगा, लेकिन जीने के लिए उसके पास खाना भी नहीं था। वह अपनी डायरी के पन्नों तक को खा जाती है। ओलिविया और खुद को ठंड से बचाने के लिए वह मैथ्यू के कपड़ों को उतार कर काम में ले लेती है और इस तरीके से उसे यहाँ पर 24 दिन हो जाते हैं। तभी वह नोटिस करती है कि बर्फ पिघल रही है। वह फ्रंट वाली खिड़की के पास आती है और बर्फ को तोड़ने लगती है। थोड़ी ही देर में वह वहाँ से निकलने लायक होल बना लेती है। इसके बाद वह आखिरी बार अपने पति को अलविदा कहती है और ओलिविया को लेकर गाड़ी से बाहर आ जाती है। बाहर तूफान लगभग थम सा गया था। वह ओलिविया को लेकर चलने लगती है। हालांकि ज्यादा दूर तक चलने की हालत उसकी नहीं थी, फिर भी वह अपनी बच्ची के खातिर चलती रहती है। लेकिन कई घंटों तक चलते रहने के बाद भी उसे होटल या कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वह एक शॉर्टकट लेने का फैसला करती है और उसका यह फैसला लकीली उसके लिए सही साबित होता है। कुछ दूर चलकर उसे कुछ घर दिखाई देते हैं। उन घरों को देखकर वह इमोशनल हो जाती है और राहत की सांस लेती है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि नाओमी और ओलिविया को वहाँ के एक लोकल हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ पर उनका डिहाइड्रेशन, हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्ट बाइट का उपचार किया जाता है और इस तरह से ये दोनों बच जाती हैं। इतने दिन तक वो दोनों बर्फ के अंदर जिंदा कैसे रहे, यह बात सबको हैरान करने वाली होती है। एक्सपर्ट्स का मानना था कि उनकी जान इग्लू इफेक्ट की वजह से बची थी। बर्फीले इलाकों में बर्फ से बनाए जाने वाले घरों को इग्लू कहते हैं। इनको बनाने की तकनीक की वजह से इनके अंदर हीट और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में रहती है। इसके बाद नाओमी ने जितनी भी किताबें लिखी वो सभी उसने अपने लेट हस्बैंड मैथ्यू को डेडिकेट करके लिखी। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे ऐसी ही नई नई वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे और आपको नई नई वीडियोस का टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ।